इस सेशन में हम जो बात करेंगे वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई हम माइंड मैप कैसे तैयार करें। तो जनरल स्टडीज को कैसे पढ़ें, सामान्य अध्ययन को कैसे पढ़ें, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना क्यों जरूरी है, किसी भी एग्जाम में उससे कितना सेक्शन आ रहा है, हरियाणा सिविल सर्विस को अगर हम फोकस कर रहे हैं वहां पे क्या इसका ट्रेंड है, 2011 में, 14 में, 17 में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब चीजों को आप कितना आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि हरियाणा सिविल सर्विस के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चंस का पैटर्न्स है और किस लेवल के क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा, आपकी समझ ज्यादा मैटर करती है या आपके पास कितने डाटा याद है वो ज्यादा मैटर करता है। तो इस सेशन के दौरान आगे हम बात करेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे 2011, 14 और 17 के कुछ क्वेश्चंस कि वहां पे क्या क्या क्वेश्चंस में पूछा गया है और किस टाइप से आपको उनको हैंडल करना चाहिए। या आगे हम जब प्रिपेयर करेंगे तो हमारा मेन टारगेट होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर 10 मार्क्स आपको मिल रहे हैं किसी क्वेश्चंस को लेकर, अगर टोटल 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मेन टारगेट होगा। इसके बाद अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो भारत का संविधान काफी बड़ा है उस संविधान को पूरा पढ़ना चाहिए या कितना के आसपास पढ़ना पड़ेगा, कैसे उसको हम मेमोराइज करें। तो हम आज उस पर काफी फोकस करेंगे कि हम अपने संविधान को कैसे पढ़ सकते हैं और उसको बिल्कुल इजी वे में, कि अगर आप देखेंगे कि भाई हमारे देश के संविधान का भाग नंबर 1 है तो हम ये बात फोकस करेंगे कि वो 1 नंबर पे ही क्यों रखा गया है। कुछ तो कारण रहा होगा कि उसको 1 नंबर पे है, दूसरे जो हिस्से हैं उनको दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्यों डाला गया। इन सब चीजों को फोकस करके साथ में लगभग ये मान के चलो कि आप अगर 50-55 आर्टिकल तक याद कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट उससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। हम आज बात करने वाले हैं माइंड मैप की, कि हम इमेजिन कर सकते हैं। देखो कई बार कहते हैं जस्ट इमेजिन, इमेजिन करो। तो इमेजिनेशन हमारी सबसे पावर है हमारी इस दुनिया में। हम जो मानव का माइंड है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है इमेजेस के थ्रू। तो हम आज देखने वाले हैं, सबसे पहले हम यही फोकस करेंगे कि इमेजेस के थ्रू हम कैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अपने सेक्शन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक शब्द है जिसको कहते हैं जीके, जीएस या जीए। जीके का मतलब जनरल नॉलेज, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज और जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसके मतलब उस चीज का क्या आप उसके अंदर मिलेगा आपको। तो जीके, जीएस या जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है फैक्ट्स, तथ्य, इंफॉर्मेशंस। आपको बहुत सारी सूचनाएं याद करनी है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, फिलहाल ये पदक किसको दे दिया गया, ये मेडल किसने जीता, ये यहाँ पे रेस हुई थी किसने जीती, इस पद पे कौन काम कर रहा है। उन सब इंफॉर्मेशन को याद करना, हम एक रेस लगा लेते हैं कि सबसे पहले उसी इंफॉर्मेशन को याद कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ हद तक याद कर पाते हैं, कुछ हद तक भूल जाते हैं। अगर हम बेसिकली समझे कि हम याद करते कैसे हैं, हमारा जो बेसिक फंडा है दिमाग का वो कैसे काम करता है, तो हम इन चीजों को काफी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जो हम एग्जाम में अच्छे से टाइम पे भूल जाते हैं या फिर हम लाइफ में कोई चीज रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिसे हम हर चीज को अच्छे से रिकॉल कर पाए और टाइम टू टाइम चीजों को समझ पाए। तो अगर हम बात करें अपने दिमाग की, तो ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसके लिए शब्द और इमेजेस, ये दो सबसे वैल्यूएबल चीजें हैं। आपको सबसे पहले फोकस करना होता है इमेजेस पे। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते बात को। अगर आप इमेज की बात करें तो हम जब लगभग 1 साल के बच्चे को देखते हैं, 1 साल का बच्चा, अभी उसको कुछ नहीं आता, वो ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, अभी उसने केवल लाइफ को स्टार्ट किया है। लगभग 1 साल की उम्र में उसका दिमाग, उसका जो चेहरा है, वो जो देखता है वो उस चीजों को समझने लग जाता है। हम किसी बच्चे से पूछें भाई जैसे पापा, तो वो अपने आप पापा की तरफ उंगली करेगा, नाम बोलेंगे तो लगभग घर वालों को पहचानने लग जाते हैं। हम बचपन से ही चेहरों को याद जल्दी कर लेते हैं। हम जब भी किसी को देखते हैं हमें याद हो जाता है अच्छा ये इंसान है। तो सीधा सीधा खेल है कि
जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को करने के दौरान हम कभी भी इमेजेस को नहीं देखते हैं। हम पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, तो हम उसकी इमेज नहीं देख रहे, हम उसको केवल याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस चीज के साथ थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, उसके साथ उसको थोड़ा सा, अगर आप इमेज को भी देख लें, एक बार देखें, जैसे नरेंद्र मोदी का नाम लेते तो आपके दिमाग में एक इमेज आती है, मनोहर लाल खट्टर का नाम लेते तो आपके दिमाग में एक इमेज आती है। वो जो इमेज आ रही है वो इमेज बहुत वैल्यू रखती है। उस इमेज को ही हमें अपना आधार बनाना है। बचपन से अब तक आप अंदाजा लगाओ कि आपने कितने इंसानों को देखा हुआ है। आप देखेंगे तो ये संख्या बहुत ही ज्यादा है। अगर इतने इंसानों को हमने देखा और उसके बाद उन इंसानों को देख के हमने लगभग हर इंसान को याद कर लिया, देख के बता दें ये इंसान देखा हुआ है, उसके बाद उन इंसानों में से कितने इंसान ऐसे होंगे जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, उनकी भी संख्या ठीक ठाक है, उनको हम बाई नेम पता है कौन क्या रिश्ते में लगता है। ऐसा नहीं होता कि भाई कल को बता दे ताऊ जी हैं, अब आप सोच रहे हैं यार कल ताऊ जी था कि क्या था पता नहीं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको कभी भूलने वाली टेंशन कभी नहीं होती कि मैं पापा को भूल जाऊंगा, भाई दोस्तों को भूल जाऊंगा, नहीं भूल जाते। लेकिन हम पढ़ाई के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं कि क्या मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा। तो हमें सबसे पहले उस इमेज को ही वैल्यू देनी है। जब हम इमेज देख लेते हैं तो उसके बाद उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में याद हो जाती है। कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उस पढ़ाई के लिए पहले प्रिपेयर्ड नहीं है, पहले आपने एक अपना रास्ता नहीं बनाया कि मैं इस चीज को अचीव करने के लिए कैसे काम करूंगा, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो आप देखो आपके घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में इमेजेस क्या हैं। कोई इंसान क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट देखता है मान लो, तो क्रिकेट देखते देखते आप अंदाजा लगाओ कि उस इंसान को पूरी पूरी क्रिकेट टीम याद हो जाती है। हर खिलाड़ी को देखते बता देगा कि भाई ये खिलाड़ी है। तो सिंपल सा खेल है कि उस इमेज से उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कनेक्ट हो जाती है। उसके दिमाग उस चीज को पकड़ लेता है कि अच्छा यहां से ये चीज कनेक्ट हुई है। तो हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई के दौरान जिसका भी नाम आएगा हमें कोशिश करनी है कि उसको पहले देखना है वो कैसा दिखता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं नाम लूं किसी का, तो आप इमेजिन करके देखना क्या उसको देख पा रहे हैं। जैसे पहला शब्द है मान लो सचिन तेंदुलकर, अब आपको बिना देखे एक चेहरा याद आएगा। नाम आया नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, कुछ भी नाम लगा लो, चेहरा आ रहा है। नाम आया पापा, तो सबको अपना ही पापा दिखेगा, किसी दूसरे का नहीं दिखने वाला। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि आपको जैसे ही नाम आता है एक साथ दिमाग के अंदर कोई इमेज क्रिएट हो रही है। वो जब इमेज क्रिएट हो रही है इसका मतलब आप उस चीज को समझ पा रहे हैं या उसके बारे में कुछ भी याद करने के लायक आप हैं। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो पहले एक इमेज क्रिएट करें। जब इमेज क्रिएट हो जाएगी उसके बाद उसके बारे में कुछ भी पढ़ें। आप ये बात फील करके चलेंगे कि आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद रह रहा है और आप उन चीजों को आराम से कनेक्ट भी कर पा रहे हैं और आपको कोई डाउट भी नहीं आ रहा है। जैसे और देखेंगे आप बचपन से पता नहीं कितने दोस्तों के साथ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ाता था, कैसा पढ़ाता था, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि आपको उसका चेहरा याद है। आप चेहरा देख के, बच्चे थे पहले अब बड़े हो गए हैं, दाढ़ी मूछ आ गई है, अब आप उसको देख के अभी भी पहचान लेते कि देखा हुआ कहीं। तो वो इमेज जो है वो खेल सबसे सिंपल खेल है बिना दिमाग का। जो कोई ये मानता हो कि मेरे को याद नहीं रहता, आप ये ट्राई करके देखें फिर बताना कि आपको कितना याद रह रहा है। जैसे हम अपने दोस्तों के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन याद, लाखों करोड़ इंफॉर्मेशन याद है। बस मजबूरी दिक्कत यह है कि भाई जब आप एग्जाम देने जाते तो कोई पूछता नहीं कि इस इमेज से ये क्वेश्चन बताओ, आपके पापा के बारे में बताओ या किसी और के बारे में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई करते वक्त एक इमेज क्रिएट करनी है। इमेज देखो हमारा दिमाग कितना कितना शार्प है, आप अंदाजा लगाओ। इमेज तो बहुत छोटी चीज है, मतलब इंफॉर्मेशन तो बहुत छोटी सी चीज है, आप इंसान की साउंड तक याद कर लेते हैं। कोई बोलता है, आप हेलो करता है, हाँ भाई पहचाना नहीं क्या, तो आप एक बात फील करेंगे कि आप एक दो बार बात सुनते बता देते कौन बोल रहा है। तो साउंड जो है हम उसको तक याद कर लेता हमारा ब्रेन, और हम कहते हैं हमारी याददाश्त खराब है। तो हमें पहले इस बात पे फोकस करना है, हमें अपने पढ़ाई का तरीका बदलना है। क्योंकि तरीका वो चीज है, जीतते सभी हैं, जितने भी रेस कर रहे हैं उसमें से जो जीतने वाला है और जो हारने वाले हैं उनमें फर्क क्या है, भाग वो भी रहे हैं भाग वो भी रहे हैं, फर्क है उसके तरीके का, उसका जो
तरीका है वो मैटर करता है, उस चीज से बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री कर भी रहे हो, क्योंकि आप बचपन से इन चीजों को देख पा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन साउंड्स, इंसान को अंधेरे में देखते चाल तक बता देते कौन जा रहा है, इतना जबरदस्त दिमाग है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली बात फोकस करनी है, इमेजेस तैयार करनी है। अब अगर मान के चलो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मान के चलो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 1000 इंसानों की इमेज आपको देखनी है। अगर आपने 1000 इंसान देख लिए ना, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई किसी पद पे काम कर रहा है, चाहे वो यूएनओ हो या फिर वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति, जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसी इंसान को देखना, हमें ज्यादा को नहीं देखना। तो आप उन इंसानों से आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपको हजारों इंफॉर्मेशन, लाखों इंफॉर्मेशन आराम से याद भी है और आपको कोई चिंता भी नहीं है। तो पहली चीज, जीके को पढ़ने के लिए, इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए इमेजेस देखनी है। ये एक सलाह है, अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको फील भी होगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, काफी अच्छा बेहतरीन महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इसके बाद अगली चीज है, इमेजेस के बाद दूसरी चीज है मैप्स। हम जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के अलावा हम जिंदगी जी रहे हैं भाई, ऐसा तो नहीं 24 घंटे हम पढ़ते रहते हैं, हम जिंदगी जीते हैं। जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी के दौरान हम बहुत सारी जगह आते जाते रहते हैं। जब आते जाते रहते तो बहुत सारी जगह हमें दिखाई देती हैं कि भाई कौन सी जगह है। नाम लेते हैं कोई, जैसे अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो, चंडीगढ़ में कहीं का भी कोई नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चेहरा आता है। जैसे मैं बेसिकली रोहतक से हूँ, अब रोहतक में कोई कहता है शीला बाईपास, तो आपको एक, अगर आपने देखा हुआ तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी, उस जगह को आप देख पा रहे होंगे, विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। अब बात आती है जब हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में ऐसा नहीं होता कि हम जस्ट बात कर रहे हैं अपने आसपास की, यहाँ पे तो बात वर्ल्ड के लेवल की है, दुनिया भर की बातें आने वाली हैं। कोई दुनिया में क्या कर रहा है, किसका झगड़ा हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, हमें ये पता ही नहीं वो देश कहाँ है। तो हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई के दौरान अगली जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है मैप्स। हर चीज को मैप्स के माध्यम से पढ़ना है, क्योंकि हम, ये नहीं हो सकता कि भाई आपने कहा न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ना, पहले न्यूयॉर्क की टिकट बुक आई, पहले न्यूयॉर्क घूम के आएंगे भाई, उसके बाद पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप की है। पूरा वर्ल्ड टूर आप करेंगे उसके बाद आप पढ़ने बैठेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से जरूरत पड़ेगी भी नहीं। क्योंकि तो मैप्स जो है, अगर आप उसको कागज के ऊपर देखें, वर्ल्ड टूर करेंगे लेकिन कागज के ऊपर अपने हाथ से उसको बनाना है। ये याद रखें, जब हम याद करते हैं ना तो शॉर्टली हमें 2 4 5 10 बातें आराम से याद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बातें 5 10 बातों की नहीं है। 5 10 बातों की बातें होती तो आराम से आप याद करते चले जाते, एग्जाम देते, पास हो जाते। यहाँ पे बातें हैं वर्ल्ड लेवल की, और जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उस चीज को हम तब समझ सकते हैं जब हमने वो देखी हुई हो। अब नाम है जर्मनी, मान लो नाम आ रहा है, नाम आया जर्मनी, तो आपके दिमाग में, अगर आपने जर्मनी का मैप देखा हो, आपने जगह देखी है, आपके दिमाग में एकदम से जूम होगा कि यूरोप महाद्वीप है, उसके अंदर एक देश है जर्मनी, जिसके आसपास इस तरफ देखेंगे तो पोलैंड है, इस तरफ फ्रांस है, ऊपर नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग है, डेनमार्क है, उसके नीचे की तरफ ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है। इन सब देशों को आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं कभी, अब जर्मनी के बारे में आपने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की, जर्मनी में एक आदमी होता था बिस्मार्क, बहुत जबरदस्त इंसान होता था, अब आपने बिस्मार्क ही नहीं देखा। तो हमें क्या करना है, जब भी नाम आए तो सबसे पहले उसको देखना है, उसका मैप वर्ल्ड के लेवल का नहीं है तो अपना अलग अलग कॉन्टिनेंट का मैप लिया, उसको अच्छे से फिलअप करना है, ताकि आप उस चीज को आराम से याद रख पाए, देख पाए। जब देख के याद रखेंगे तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ भी आप पढ़ेंगे, तो दुनिया के जो भी घटना इस दुनिया में हो रही है, किसी जगह पे तो हो रही है। नाम आया बेंगलोर, तो बेंगलोर से रिलेटेड कोई घटना है, तो आपको ये पता ही नहीं बेंगलोर कहाँ है, किस जगह पड़ता है, तो वो चीज अपने आप में हम हवा में याद कर रहे हैं। तो फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से जल्दी निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम उन चीजों को इमेजिन कर पाए। जब हम देख के याद करेंगे तो चीजों को आराम से याद भी रखेंगे और डाउट भी नहीं आने वाला। तो वर्ल्ड मैप को तैयार करना है। तीसरी जो चीज हमें याद रखनी है वो है डायग्राम। जैसे आज हम कोशिश करेंगे, आज एक डायग्राम आपको बताऊंगा, पॉलिटी का पूरा सार उस डायग्राम के अंदर है। अगर आपने वो डायग्राम अच्छे से फोकस कर लिया, उसको 4 5 बार बिना देखे, पहले देख देख के उससे कॉपी किया, फिर बिना देखे अपने आप लिख के देखा क्या मैं लिख पा रहा हूँ, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स,
अगर पॉलिटी की बात करें, अब डायग्राम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका इमेज हम नहीं देख सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो देखने में नहीं आती। तो सीधा सीधा खेल है डायग्राम। जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ना शुरू किया तो आपने देखा भाई कि अब मुंह, दांत, होठ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर का सिस्टम वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसको आप डायग्राम के माध्यम से याद रख सकते हैं। कोई चीज आप, अब ऐसा नहीं कि चाकू लिया काट का पूरा, उसके बाद निकाला कौन सी छोटी आंत है भाई, बड़ी आंत कौन सी है, मैं तो पहले देखूंगा उसके बाद पढ़ूंगा। तो वो चीज हर जगह अप्लाई मत कर देना। पता लगा कि और कुछ दिक्कतें होगी तो वो ज्यादा जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ना है कोई भी चीज है। आपके जो नोट्स हैं, अगली बात करते हैं नोट्स की। देखो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हुए हैं, मैं लगभग 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको नोट्स बनाने नहीं आते। वो क्या करते हैं, सब चीजों को लिखना शुरू कर देते, जो टीचर बोला साथ साथ राइट डाउन करते रह गए। वो ये नहीं समझते कि भाई आप जो नोट कर रहे हैं उस नोट में मेन पॉइंट क्या है। तो निबंध की तरह नोट्स नहीं बनाने हैं, हमें नोट्स बनाने हैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, इमेजेस उसके साथ, इमेज मिल जाए, फोटो मिल जाए कोई, वो चिपकाना तो और अच्छा। देखो आप मान के चलो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लो अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे, तो पॉलिटी एक आर्ट का सब्जेक्ट है। मेरे सामने तो इतने धुरंधर बच्चे बैठे हैं आर्ट के, तो जनरली वो बच्चे लेते हैं जो ये मानते हैं मेरे को कुछ नहीं आता। आर्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही हम इसको एक तरीके से आर्टिस्ट बन के खेलेंगे। जब हम चीजों को आर्टिस्ट बन के, इमेज बना के, मैप्स बना के, पूरा एक मतलब आर्टिस्ट की तरह काम करेंगे, तो उन चीजों को आराम से याद रख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, जो भी आपके सेक्शंस इसके अंतर्गत आते हैं, उन सब में इस चीज का रोल बहुत प्ले होने वाला है। अगर आपने ये तरीका इस्तेमाल किया और अगर इस तरीके से आपको बेनिफिट फील होगा, तो आपको ये महसूस होगा कि आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आ गए। आपके घर में अगर 10 व्हीकल खड़े हैं, एक जहाज है, ट्रेन है, बाइक है, कार है, साइकिल है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या क्या है, मैटर ये करता है कि आपको चलाना क्या आता है। तो जो तरीका है वो आपका व्हीकल है। जैसा तरीका होगा उतनी स्पीड से आप सबसे आगे निकल जाएंगे। तरीका अच्छा है, जल्दी काम कर रहा है, आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 के 4 घंटे का याद आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट तरीका है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय आप पढ़ तो 4 घंटे रहे, याद 1 घंटे का भी नहीं रह रहा है, इसका मतलब कुछ गलतियां हैं, गड़बड़ है। तो हमें उन उन दिक्कतों पे फोकस करना है कि बेसिकली हम उन गलतियों को कर रहे हैं तो वे गलतियां क्या हैं, या उन गलतियों को कैसे रोका जाए, हम किस तरीके से अपनी चीजों को आसान बना सकते हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो हमारा दिमाग है वो पकड़ता है शब्दों को, पूरी लाइन को नहीं, शब्दों को, उसी को हम अरेंज कर लेते हैं। तो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भाई शब्द से ही खुशी, शब्द से ही गम, शब्द ही चोट, शब्द ही मरहम। इस दुनिया में जो जितना भी गेम चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, हम एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, जो भी हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन सब में शब्दों का बड़ा रोल है। कई बार क्या होता है भाई, आपने किसी को कुछ कहा, आपका मतलब कुछ और था, उसने कुछ और मतलब निकाल लिया। तो कहते हैं भाई ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कहते हैं भाई हमारी जो जीभ है उसके पास कोई ताकत नहीं होती, उसके पास एक ही ताकत है शब्दों की। आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है और कहाँ से कहाँ गिरा सकती है, ये आपके शब्द मैटर करते हैं। एक अच्छा टीचर कौन है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, उसके शब्द ही तो हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, मजा आ जाता है, जबरदस्त। और एक टीचर ऐसा है जिसको आप देख के भी खुश नहीं है, कारण है उसके शब्द। क्योंकि एक शब्द आपको खुशी दे रहा है तो एक आपको दुख प्रदान कर रहा है। एक आपको चोट लगी हुई है, कोई आपको अच्छे से शब्द बोल रहा है, तो आपको चोट का दर्द भी कम महसूस होता है। बच्चों के साथ जनरली ऐसा ज्यादा होता है कि गिरने के बाद भी और ऊपर से 2 धड़ाक और टेके। अच्छा, तो ये चीज जनरली बच्चे ज्यादा, इस बात को आप देख पाएंगे कि ऐसा आपके साथ जनरली हुआ होगा। तो शब्दों का खेल है, इन शब्दों को ही कन्वर्ट करना है। आप जो किताब लेके आएंगे, कोई भी बुक ले आओ, उसमें शब्द ज्यादा होंगे। हमें क्या करना है, एक, हर शब्द को फोकस करना है। कोई भी शब्द आ जाए, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। हो सकता है कि आप एक दिन में एक ही पेज पढ़ें, पर जैसे जैसे आप शब्दों को समझते चलेंगे,
आपकी किताब स्टार्टिंग में आप पैदल चलेंगे तो फिर आप भागने लगेंगे, फिर आप उड़ने लगेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप पूरी पूरी किताब आराम से बहुत कम समय में आराम से कवर करोगे और आपको बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी। कारण है क्योंकि आपने हर शब्द को समझने की कोशिश की है। अगर आप शब्दों को नहीं समझेंगे, सीधा ओवरफ्लो चल रहे हैं, सीधा भाग रहे हैं, भाई चलो पढ़ दूंगा आज तो, अभी जल्दी एग्जाम आ गया है, तो सबसे पहले चीज मैटर करती है आपकी स्ट्रेटजी। ये मान के चलो अगर आपने तैयारी कर ली तो 70% जो तैयारी है वो इस बात से हो जाती है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आपका टाइम टेबल क्या है, आपके एग्जाम के कितने दिन बचे हुए हैं, उसको आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये आप फील करेंगे जब इन चीजों को अप्लाई करके देखेंगे। तो ऐसे चिंता फ्री हो गया, आराम से टेंशन फ्री हो गया काम करना है, चीजें सीरियसली जीके या एक तरीके से मान के चलो ऑलमोस्ट से आसान, सारा नकल का है। आपको कॉपी करनी है, जो भी चीज आपको मिली उसी को कॉपी करके अपने हाथ से ड्रॉ करना है अच्छे से, अलग अलग कलरफुल पेनों के साथ आप बना के देखो, आपके दिमाग में छप जाएगी बात। और एक बार दिमाग में छप गई तो उस पेज की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप उस चीज को आराम से, चाहे लाख इंसानों के आपके सामने कोई पूछेगा क्वेश्चन तो आपको कभी डाउट नहीं आने वाला कि क्या था क्या नहीं था। जैसे आपकी जिंदगी आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है ना, कि मेरी जिंदगी में कब क्या हुआ, कभी कोई पूछता आप 10वीं क्लास में कहाँ पढ़ते थे तो कभी शायद गलत जवाब नहीं आता होगा। कारण है क्योंकि वो आपने देखा हुआ है। उसी चीज को हम पढ़ाई पे अप्लाई करेंगे तो शायद काम आएगा। आई थिंक आपको ठीक ठाक आइडिया लग गया होगा कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो हमें पढ़ना है शब्दों को, उनको कन्वर्ट करना है पहले इमेजेस में। किसी का भी नाम है जिसका चेहरा बन सकता है। अब बहुत सारे इंसान हिस्ट्री में थे, तो हिस्ट्री की बहुत सारी मूवी बनी हुई है, उन मूवीज को देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मूवी में किस चीज से रिलेटेड बातें चली थी। वो चेहरा जो अकबर का नाम था, अकबर के नाटक आए हुए हैं बहुत सारे, उसको थोड़ा बहुत देख लो, आइडिया लगा लो, उससे आपको याद हो जाएगा। वो चीज आपको याद रखनी, वो चेहरा जब अकबर नाम आए तो उसी को सोचना है ये अकबर है। जैसे जोधा अकबर आई थी ऋतिक रोशन की, ऐसे तो ऋतिक रोशन नाम आया तो आपके सामने ऋतिक रोशन का चेहरा आ गया होगा। तो इस बात को आप फील करो कि ये चीजें हमारी जन्मजात हैं, हम इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि अलग से दिमाग लगाना, कुछ दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं। तो एक बात और, दूसरा जो है शब्दों के, अगर कोई चीज आ रही है जो किसी जगह का नाम है, मैप्स है, उसका मैप बन सकता है, उसको दुनिया में देखना है पहले वो कहाँ है। आपको जब एग्जाम देंगे तो बहुत सारे एग्जामों में क्या होता है, जैसे बच्चे बहुत जबरदस्त है इस मामले में मानना पड़ेगा, कुछ बच्चे ऐसे जो कुछ भी याद करने की ताकत रखते हैं, कुछ भी याद कर देते हैं। पर एग्जामिनर भी बहुत तेज हो गए हैं। आप जनरली आप रिसेंट एग्जाम देखेंगे बहुत सारे, तो उन एग्जामों में क्या हुआ, जैसे बच्चों ने देखा भाई कि कुछ चीजें हैं, जैसे कोई जगह है, न्यूयॉर्क नाम की जगह मान लो, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मान लो। जनरली ट्रांस साइबेरियन रेलवे का बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता था, बार बार आता था एग्जामों में, भाई ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस शहर को किस शहर से जोड़ती है। अब एक शहर था रशिया नाम के देश में, शहर का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, ये शहर था। और दूसरा शहर था जिस शहर का नाम था व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक और सेंट पीटर्सबर्ग शहर को जोड़ती है एक रेलवे है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। काफी फेमस रेलवे होती थी और एग्जामों में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, आज तक इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब क्या हुआ, एग्जामिनर ने पहले क्वेश्चन पूछता था, सीधा पूछा भाई ये बताओ ट्रांस साइबेरियन रेलवे की, जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए याद करते गए। अब एग्जामिनर ने देखा भाई इस हिसाब से तो काम बनेगा नहीं, तो उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन दिया कि ये बताओ कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे ब्लैंक शहर को, ब्लैंक शहर से, मतलब पूर्व के ब्लैंक शहर को पश्चिम के ब्लैंक शहर से जोड़ती है। और उसमें दो ऑप्शन आपस में इंटरचेंज करके रख दिए, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक और व्लादिवोस्टॉक को सेंट पीटर्सबर्ग। तो ठीक ठाक बच्चे ऐसे रहे होंगे जो याद करके गए, क्वेश्चन गलत किया होगा क्योंकि उन्होंने कभी मैप देखा ही नहीं। इसकी वैल्यू क्या है, जिस दिन देखोगे आपको फील हो जाएगा कि जीरो से हीरो बनने में आपका मैप बहुत ज्यादा मदद करता है। एक बुक है जिसका नाम है एटलस। एटलस नाम है इस बुक का, क्यों है वो भी एक छोटी सी कहानी है। एक यूनान जो देश होता था, उस देश में एक इंसान होता था एटलस नाम का। ऐसा माना जाता है, भाई पौराणिक कथाएं हैं, तो ये मानते हैं कि उसने कोई क्राइम किया था जिसकी वजह से उसके पिता ने उसको श्राप दिया था कि सारी जिंदगी अपने कंधे पे तेरे को वजन उठा के रखना है पृथ्वी का।
अब उसने कहा ठीक है भाई। तो आपने एटलस साइकिल देखी हो, तो एटलस साइकिल का जो लोगो है, एक इंसान घुटना रख के और पृथ्वी को कंधे पे उठाए हुए है। तो एटलस जो किताब का नाम है वो क्यों रखा गया, क्योंकि बाद में मैप बनने लगे तो मैप्स की किताबों को उसी एटलस के नाम पे नाम रख दिया गया, एटलस। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में। एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, अब एक कहानी आपने सुनी, शायद लाइफ चली जाएगी, आप इस कहानी को नहीं भूलने वाले क्योंकि आपने वो एटलस का लोगो देखा हुआ है। तो हमें एक चीज समझनी है कि इमेजिनेशन हमारी सबसे बड़ी पावर है। आप लेफ्टिनेंट का एसएसबी देना चाहते हैं, वहां पे एक आपको चित्र दिखाया जाता है, अगर कोई दे के आया हो तो एक चित्र के ऊपर इमेजिन करके कहानी लिखनी होती है। तो ये चीजें जो आप देखेंगे, बड़ी बड़ी पोस्टें आपको मिल रही हैं केवल इमेजिनेशन के दम पे, आप इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन को अगर हम अपनी पावर बना लेते हैं तो हमारे लिए जीके पढ़नी, याद करनी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो वर्ड्स को इमेज, मैप्स और डायग्राम में कन्वर्ट करना है, कोशिश करनी है मेहनत करने की। बस नकल का खेल है, बार बार अपने हाथ से बना के देखना है ताकि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो। उस चीज को समझेंगे तो और चीजें से आप आराम से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, मैं इन चीजों को यहाँ पे विराम देता हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैप्स को, इमेजेस को, डायग्राम्स को हम अपनी पढ़ाई का आधार कैसे बना सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटी। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। पूरा खेल पॉलिटी का है। आज का जो अपना सेशन है वो मेन फोकस पॉलिटी के लिए था। वो सब चीजें मैं ये चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा इंसान इस चीज को समझे। हमें नहीं पता कि कौन किसको फोकस कर ले, क्या पता किसी चीज जिंदगी चेंज हो जाए एक केवल एक सलाह से। तो पॉलिटी जो है, पॉलिटी को अब पॉलिटी में तीन चीजें दे आपने सुनी होंगी। एक शब्द सुना होगा आपने, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। ऐसा कहते हैं भाई कि आर्ट का जो सब्जेक्ट है, उन आर्ट के सब्जेक्ट में अकेला ऐसा सब्जेक्ट है सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस भी कह देते हैं। सोशल साइंस मतलब समाज का विज्ञान, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। राजनीति के असली मर्म को जिसने समझ लिया वो राजनीति विज्ञान का असली खिलाड़ी है। तो राजनीति विज्ञान या एक शब्द है पॉलिटी और एक शब्द है सिविक्स। तीन शब्द आपने सुने होंगे जनरली। इन शब्दों के खेल है। देखो, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने शब्द समझ लिया उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे समझ में आती है। जिसको वो कैब याद करनी हो तो आजकल बहुत सारे टीचर हैं जो वो कैब को इमेजेस के माध्यम से याद कराते हैं। याद भी लंबी रहती है, ऐसी कोई ये नहीं है कि नहीं रहती, बहुत अच्छे से याद रहती हैं। उन चीजों का आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जीके एक मतलब उदाहरण है, और आप सामान्य अध्ययन के अलावा और भी कहीं पे इसको याद रख सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और सिविक्स में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो, पॉलिटिकल साइंस है राजनीति विज्ञान। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर पूरी पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे जो दार्शनिक रहे हैं, उन दार्शनिकों ने किसके बारे में क्या दर्शन दिया, क्या विचार दिया। जैसे किसी से पूछा गया राज्य आपके लिए क्या है, तो उसने कहा भी राज्य मेरे हिसाब से राज्य का मतलब ये होता है। दूसरे ने पूछा, दूसरे ने कुछ और बताया। तो उनके जो फिलोसफी है, दर्शन है, उनको जब साथ में पढ़ा जाता है तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। जनरली आप जब नेट वगैरह की तैयारी करते हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस जब एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अब आपको ये पढ़ने मिलता है। जैसे मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से की हुई है, तो पॉलिटिकल साइंस में वे थ्योरी साथ में आती हैं, वे दर्शन साथ में आते हैं। जब बात आती है पॉलिटी की, पॉलिटी का मतलब है राज व्यवस्था। अब यहाँ पे शब्द है राज व्यवस्था। यहां पे हम फिलोसफी को छोड़ के दुनिया की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं राज्य को चलाने की, राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, कोई भी कंट्री है, वहां पे उनकी कैसी सिस्टम चल रहा है। कि भाई अगर किसी देश में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता रहता है, जैसे नरेंद्र मोदी का नाम चलता है, रामनाथ कोविंद को बहुत कम इंसान जानते होंगे। ऐसे ही किसी देश में आप देखोगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, जो भी है। कारण क्या है, ऐसी क्या व्यवस्था उन्होंने लगा रखी है जिसकी वजह से उस देश में उस इंसान की वैल्यू है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो इसका मतलब हमने दो चीज समझ ली। राज्य, तो दुनिया में बहुत सारे राज्य हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, और साथ में अपने देश के अंदर हमने क्या व्यवस्था लगाई हुई है। उस व्यवस्था को हमने लिखा हुआ है किताब के अंदर, जिस किताब का नाम है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये जो संविधान है, इस संविधान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, क्या बताया गया क्या नहीं वो सब तो पढ़ना ही है। तो इसके अंदर पढ़ा जाता है दुनिया की कुछ व्यवस्थाएं, साथ में अपने देश का संविधान। तो जनरली जब हम संविधान को ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करते हैं तो उसको कहते हैं सिविक्स। सिविक्स का मतलब सिंपल हम पढ़ रहे हैं कि अपना संविधान क्या है, उसके अंदर कहाँ क्या दिया हुआ है, कौन सा राइट दिया हुआ है, तो हमारे देश के संविधान कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, वो सब चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है सर। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा आप सुन नहीं पा रहे हैं? साउंड आ रही है? ओके, तो हम शुरू करने वाले हैं अपने देश का संविधान से रिलेटेड चीजें, या पहले राज व्यवस्था समझते हैं उसके बाद संविधान को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइम को वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है, तो जल्दी से अपना चीजों को कवर करें और एग्जाम को फोकस रख के चीजों को देखें। ओके, देखो पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति है, सिंपल सा मतलब है भी। पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति, जो राजनीति चलती है इस दुनिया में उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। जो ये कहते हैं ना भाई इतनी डर्टी पॉलिटिक्स, ऐसे मूवी का नाम भी आया था। तो पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति, खेल, राजनीति का जो खेल है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटी का मतलब राज व्यवस्था, राज्य की जो व्यवस्था कहाँ लिखी हुई कैसे लिखी हुई वो सब शुरू करेंगे। ओके, तो आई थिंक शुरू करना चाहिए। पहला शब्द है जिसको कहते हैं राज्य। शब्दों को सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, शब्दों को आप फील करेंगे, आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आएगी। HCS के जितने भी ओल्ड एग्जाम देखे हैं, सीरियसली आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। जिस दिन आपको पॉलिटिक्स में आएगी ना, उस दिन आपको फील होगा कि कोई बड़ी रॉकेट साइंस वो नहीं पूछ रहे। उनको बस एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस वो चीज वहां पे फेल होती है। तो आपको बस एक चीज फोकस करनी है, अंडरस्टैंड करनी, बात को समझना है एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है क्या नहीं। तो राज्य की व्यवस्था, देखो हम शब्द को ही पूरा आधार बना के चलेंगे। एक शब्द है राज्य, दूसरी शब्द है व्यवस्था। अब राज्य का मतलब है द सिस्टम ऑफ स्टेट, तो राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, ये मतलब लगाने राज्य मतलब हरियाणा राज्य। राज्य का मतलब है देश, जैसे भारत एक राज्य है। अब यहाँ पे राज्य का मतलब भारत के लिए है। तो राज्य की व्यवस्था में सबसे पहला शब्द है राज्य, देश। तो इसके लिए हमारे इसके रिगार्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। राज्य होता क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या है, किसको राज्य कहें किसको ना कहें। दूसरी बात है कि राज्य के एलिमेंट्स क्या हैं, तत्व क्या है राज्य को बनाने के लिए, क्या तत्व चाहिए कि राज्य बने। तीसरा है कि राज्य की जरूरत क्यों है, वाई वी नीड अ स्टेट, तो वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो राज्य की जरूरत क्या है, ये क्वेश्चन हमारे लिए रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राज्य की बेसिक सी बातें हमें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद चीजों को आगे कवर करेंगे। तो पहली चीज है राज्य की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। एक सिंपल सी परिभाषा ये है कि जिस जमीन के टुकड़े के ऊपर जनता जो रह रही है उसके अंदर फीलिंग हो हम की, द फीलिंग ऑफ वी, कि हम हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम का मतलब मैं से भी होता है, बट यहाँ पे हम का मतलब है हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो देश में जितनी पॉपुलेशन है, हम सब एक जैसे हैं, हम हैं, मतलब संगठित हैं। तो फीलिंग ऑफ वी जिस जमीन के टुकड़े के प्रति आ जाए, ऐसा कहते हैं, उसको राज्य कह देते हैं। बहुत सारे जो जानकार थे वो बोले फीलिंग के लिए कैसे कह दें। जैसे आपने सुना होगा कि भारत देश देश कब बना,
तो कहते हैं नेशनल मूवमेंट्स। इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट करते रहना। नेशनल मूवमेंट्स जब भारत में चले, राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी ने काफी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया काम करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, जो भी आप समझे। उस सिचुएशन के दौरान इंसानों के अंदर एक फीलिंग आई जिसको कहते हैं वी की फीलिंग। उन्होंने अंग्रेजों को बोला भाई हमारा देश छोड़ के जाओ, हमारा देश। तो ये जो हम शब्द आया ये हमारे देश में नेशनल मूवमेंट्स के बाद आया। उससे पहले हमारे देश में पता नहीं कितने देश चल रहे थे। तो जो कहते हैं भाई हमारे देश में बहुत सारी रियासतें थी, वो सब चीजें हम समझेंगे इसके थ्रू। लेकिन एक चीज है कि हमारा देश हम कब बने, तो नेशनल मूवमेंट, ये क्वेश्चन आता है कई बार। स्टेटमेंट आपको बुक्स में लिखा मिल जाएगा, तो उन चीजों को आप कई बार समझते नहीं कि ये क्यों लिखा हुआ है। वो जब तक समझेंगे नहीं तब तक एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्रिएट नहीं होने वाला। तो पहली जो शब्द है वो है हम की भावना। और हम की भावना जहाती है उसको देश कहते हैं। लेकिन अकेला हम की भावना के साथ देश नहीं बनता, उसके लिए कुछ तत्व भी चाहिए देश को बनाने के लिए। तो देश को बनाने के लिए कुछ तत्व चाहिए। वो तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो देश को बनाने के लिए जो तत्व चाहिए, देश को बनाने के लिए 4 इंपोर्टेंट तत्व चाहिए। अभी हम बात करेंगे पहले राज्य की, फिर बात करेंगे व्यवस्थाओं की। व्यवस्थाएं कौन सी है, कैसे सेटअप हुई एक देश बनाने के लिए, कौन सी व्यवस्था लागू होती है। कई देशों में संसद है, संसदीय व्यवस्था है। कई देशों में जैसे प्रधानमंत्री चलता है तो संसदीय व्यवस्था होती है। कई देशों में राष्ट्रपति का सिस्टम है तो राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो हम उन चीजों पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे राज्य के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम देखेंगे। इसके माध्यम से कुछ बातों को कवर करेंगे और ये समझेंगे कि संविधान को कैसे याद किया जाए। उसका एक कोशिश करेंगे आज एक बेसिक खाका लेके जाएं कि संविधान के अंदर याद करने के लिए सिंपल से सिंपल क्या मेथड हो कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आज याद हो जाएं, आपको कभी दिक्कत ही ना आए। आप अंदाजा लगा के, अगर ये कहते हैं भाई अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अंदाजा लगा के भी आंसर लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। भाई वो चीज आप कब समझेंगे, जब उस चीजों को फोकस करेंगे, उस एरिया को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो उसी को कवर करने के लिए चलेंगे। राज्य को बनाने के लिए 4 तत्व चाहिए। देयर आर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट। ये जो 4 शब्द है ना, ये मान लो कि पूरी की पूरी पॉलिटी इसी के ऊपर टिकी हुई है। ये 4 शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। राज्य के लिए शब्द, क्योंकि ये चीजें कई सारी डिफाइन होंगी तो उसको आगे देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी इसका पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत लास्ट ईयर के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं कि भाई थोड़ा आपको आइडिया आ जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो उनको आप पढ़ लेना आराम से, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको अभी इसको रहने दो, थोड़ा सा पहले एक बार थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद इसको सोल्व करना। आप बिना ऑप्शन के सोल्व करेंगे, बिना ऑप्शन के सोल्व करने लगेंगे इसका मतलब आपको चीज समझ में आ रही है। जब आपको ऑप्शन ना पढ़ना पड़े, ये नहीं पूछना कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन का क्या चक्कर है, खुद ही बता देंगे। उस चीज को जब समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा छोड़ दें। ये थोड़ा सा बैक पैटर्न है। 2000 मतलब 11 से जो क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, लगभग 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हुए थे प्रीलिम्स में, और लगभग 5 क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव टाइप के जनरल स्टडीज का जो पेपर था उसमें 5 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से थे। जनरली क्वेश्चन कैसे थे, तो ज्यादातर क्वेश्चन थे फैक्चुअल बेस्ड, फैक्ट थे। फैक्ट को समझेंगे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है जो बात थी मेंस के क्वेश्चंस की, तो मेंस में आपको देखने को मिलेंगे जनरली अंडरस्टैंडिंग उसी टाइम पे कोई एक्ट वगैरह बनाओ, हाल ही में कोई एक्ट बना, उस एक्ट में क्या चेंज किया गया, जैसे किसानों के लिए एक्ट पास किया गया तो इस एक्ट में क्या क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन लिखने। ज्यादा से ज्यादा 40 शब्द 200 शब्दों में ये क्वेश्चन लिखवाए गए हैं। तो जनरली जो मेन जो पैटर्न था वो ये था कि फैक्ट को बहुत पूछ रहे हैं। तो फैक्ट कैसे याद हो, फैक्ट का मतलब सिंपल सा इमेजेस मैप्स डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे और फिर देखो आपको फैक्ट कितने याद होते हैं। दूसरा है एक्ट्स। एक्ट के माध्यम से जब उनको समझ लेंगे तो उनके ऊपर क्या क्या एक्ट लग रहे हैं, क्या क्या नहीं, तो कंसेप्ट समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा क्या था क्या नहीं, और उस चीजों को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम बात करने वाले थे अपनी, ये जनरली पैटर्न यही रहा है, इससे ज्यादा कोई अलग पैटर्न मैंने को देखा नहीं। मैंने तीनों के तीनों सालों के जो भी पेपर थे अच्छे से देखे। हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की पॉलिटी।
तो पॉलिटी में पहला जो शब्द है, शब्द का नाम है राज्य। राज्य को बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए। देयर आर 4 इंपोर्टेंट एलिमेंट। एक इंपोर्टेंट, ये मान के चलो, एक भी ऐसा एलिमेंट अगर इसमें नहीं है, इसका मतलब वो देश नहीं है। और सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो राज्य बनाने के लिए 4 तत्व चाहिए। सबसे पहला जो तत्व है उसका नाम है भूभाग। ये चारों के चारों आप ये मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मतलब पहले देश बनाने के लिए भाई जमीन चाहिए, हवा में पानी में देश नहीं बन सकता। देश बनाने के लिए पहली जो नेसेसरी चीज है वो है जमीन, भूभाग। इस भूभाग पर रहने के लिए बहुत सारी पॉपुलेशन चाहिए। वीरान जगह को हम देश घोषित नहीं करेंगे, जनरली वहां पे जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो राज्य बनाने के लिए दूसरी चीज, माय सब्जेक्ट जी कैन प्रोवाइड। अभी आज ही से शुरू कर रहे हैं, ये कोई मतलब ये नहीं है कि आज से शुरू नहीं कर रहे। बेशक आपका सब्जेक्ट नहीं है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता नहीं है, बच्चों वाला खेल है। जब आपको एक बार समझ में आने लगेगा तो फिर आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को चिंता से मुक्त हो जाएं। ठीक है, और कोई कुछ मैसेज भेजना चाहे तो भेज लें ताकि मैं एक बार पढ़ के उसको बता दूं। ठीक है, तो जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन, वो अगली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसी से आप देखो पूरा पूरा संविधान को इसी पे तैयार कर देंगे हम। आप शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ा है तो और अच्छा है, क्योंकि उसको फिर स्टार्टिंग से हर चीज आराम से समझ में भी आ जाएगी। तो आपको रटने की वैसे जरूरत पड़ने वाली है नहीं। देखो, डायग्राम को बस 4-5 बार बना बना के देखना। जितने डायग्राम मैं बनवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डायग्राम है, क्लास अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की हम मान के चल रहे हैं, 1.5 घंटे क्लास चलेगी। तो आराम से टेंशन फ्री होकर बैठें, समझे, एंजॉय करें। और मतलब पॉलिटी को जब समझ जाएंगे तो अपने आप, जब जिस दिन सिलेक्ट होंगे ना, ऑफिसर बनेंगे, तो इंजॉयमेंट असली उसी दिन होगी। तो उस चीज को फोकस करके रखें। तो जनसंख्या जो है, बाकी जो क्लासेस चल रही हैं कैसी क्या है, उसका जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उस नंबर पे आप कॉल करके आराम से सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टेंशन फ्री हो गए, आराम से पढ़ें। तो जनसंख्या के बाद ये जो जनसंख्या ना, थोड़ी शरारती तत्व टाइप की होती है, रुकती नहीं है। कभी कोई किसी को मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई चोरी कर रहा है, बहुत सारे पंगे हैं। तो उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए, एक सरकार चाहिए। देखो बहुत बेसिक सी बातें हैं, कुछ ऐसी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो गवर्नमेंट चाहिए, सरकार चाहिए जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। अब जनसंख्या को सरकार कैसे कंट्रोल करती है? तो सरकार जनता के लिए कानून बना देती है बहुत सारे। भाई चोरी करोगे तो ये सजा देंगे, भाई यहाँ से रेड लाइट तोड़ोगे तो ये सजा देंगे। तो सरकार के पास एक अपने हथियार है जिसको कहते हैं कानून, लॉ। उसके द्वारा वो जनता को कंट्रोल कर लेती है। वो जनता फिर आगे फर्दर अपना काम करती रहती है। थोड़ी जो इतना शांति माहौल है, हम आराम से जिंदगी जी पा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि हमारे पास जो कानून है वो हमें कंट्रोल किए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो उससे क्या है, जो ताकतवर इंसान है वे आराम से चल रहे हैं, साथ में जो कमजोर है वे भी अपना आराम से विकास कर पा रहे, डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो सरकार बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो 4 नंबर चीज है उसको कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता या प्रभुसत्ता कहते हैं। प्रभुसत्ता का मतलब, संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने की शक्ति। हमारी जो सरकार है वो जो भी निर्णय लेना चाहे ले सकती है। तो संप्रभुता या प्रभुसत्ता जो है वो बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी या नेसेसरी, दोनों में ऑप्शन घुमा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि भाई 3 ऑप्शन एक तरफ देगा, एक में एक ऑप्शन देगा। कौन सा जरूरी है तो एक ऑप्शन देगा, कौन सा जरूरी नहीं है तो इन 3 को देगा, बाकी एक हटा देगा। जैसे एक बार एक क्वेश्चन दिया था, उसमें पूछा भूभाग, जनता, सरकार और संस्थान, ऐसे ऑप्शन दे दिया, इंस्टीट्यूशन। अब जिसको पता ही नहीं, ये सबसे बेसिक चीज है जो आपको राज्य के बारे में पता होनी चाहिए। तो संप्रभुता का मतलब होता है सोवरनिटी। सोवरनिटी का मतलब, जैसे हमारा देश एक फुल सोवरन स्टेट है, तो सिंपल सा मतलब है, सोवरनिटी का मतलब है निर्णय लेने की ताकत। जैसे एग्जांपल देता हूं, नरेंद्र मोदी ने शाम को 6-8 बजे लगा लो, 8 बजे लगभग 6 नवंबर 2016 को एक घोषणा की।
उसने कहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से 500,000 के नोट बंद हो रहे हैं। उसने घोषणा की और घोषणा होते ही नोट बंद हो गए। ये है ताकत निर्णय लेने की। जो निर्णय ले लिया वो अटल है। हम निर्णय ले लें यहाँ बैठ के कि आज से 50 का नोट बंद कर देते हैं, हो जाएगा? इसका मतलब क्लियर कट है, हमारे पास ताकत नहीं है डिसीजन लेने की। अगर किसी देश के पास ये जमीन भी है, जनता भी है, सरकार भी है, संप्रभुता नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे हमारा जो देश था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम होते थे, तब हमारे पास धरती थी, जनता थी, सरकार थी, लेकिन हमारे निर्णय लेता कौन था? हमारे निर्णय लेती थी अंग्रेजी सरकार। तो हम एग्जैक्टली उस टाइम पे देश नहीं रहे। सही देश हम कब बने? जब हमने अपना खुद का निर्णय लेना शुरू किया। तो सोवरेनिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है चारों में। अगर चारों में सबसे इंपॉर्टेंट पूछे तो सोवरेनिटी, निर्णय लेने की शक्ति। और अगर वैसे पूछे तो एलिमेंट में चारों एलिमेंट बहुत जरूरी है। इसके बाद सरकार जो है, इस सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, 4 माने जाते हैं। 3 होते हैं, 4 माने जाते हैं। लिखित में आपसे पूछेगा तो 3। कई बार पूछा जाता है सरकार का चौथा स्तंभ कौन सा है, फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो क्या है? वो है मीडिया। जनरली आपने सुना होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो सरकार के कुछ ऑर्गन है भाई, सरकार अकेले काम नहीं करती, उसके कुछ अंग हैं, अलग अलग अंगों में बांटा हुआ है सारा काम। अकेला पहले क्या होता था? पहले सरकार होती थी राजा के हाथ में। अभी लोकतंत्र हमने सिस्टम सेटअप किया हुआ है, तो जो राजा होता था वही सारे काम कर लेता था, कानून भी बना देता था, लागू भी कर देता था, न्याय भी कर देता था। लेकिन हमने देखा कि एक इंसान जब तक स्पेसिफिक काम नहीं करता, तब तक वो उसके अंदर मास्टरी हासिल नहीं करता। तो सरकार जो है, उस सरकार के 3 मेन ऑर्गन है। सबसे पहला ऑर्गन है, उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव, मतलब विधायिका। विधायिका क्या होती है? विधायिका होती है सिंपल सी, ये जिसका काम क्या है? कानून बनाना है। केवल एक ही काम इसको, कानून बनाना है। जरूरत देखो कानून बनाओ, जैसी जरूरत फील हुई वैसा कानून बना दिया। अब एक चीज होती है, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एक चीज होती है जिसको कहते हैं सैरोगेसी। सैरोगेसी क्या होती है? सैरोग्रेट मदर होती है। जैसे पहले हमारे देश में या बहुत सारे समय से बहुत सारी महिलाओं में कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा ना कर पाए, तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं सैरोगेसी, मतलब किराए की कोख। तो हमारे देश में एक चीज थी भाई, बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी कोख किराए पे देनी शुरू कर दी। बहुत सारी ऐसी भाई हीरोइन है जिसको मतलब बच्चा पैदा करने में दिक्कत है, या उनको अपना करियर देखते हुए पैदा नहीं करना, तो वे क्या करते हैं? कोख किराए पे ले लेते हैं। उसको कहते हैं सैरोगेट मदर। अब हमारे देश में सैरोगेसी काफी लंबे समय से चल रही थी, जब से थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जब से हम ऐसी चीजें कर पा रहे थे। हाँ ऑफ कोर्स यही है विधायिका। तो विधायिका लेजिस्लेटिव कहते हैं, विधान पालिका भी कह देते हैं। तो सैरोगेसी में क्या हुआ? जैसे जरूरत बताता हूँ कि जरूरत कैसे होती है। सैरोगेसी में क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रेलियन एक जोड़ा हमारे देश में आया। उस जोड़े ने क्या किया भाई, एक महिला को यहाँ पे कोख किराए पे ले ली, और ले गया भाई, उसकी पेमेंट वगैरह जो बनी होगी डॉक्टर वगैरह के थ्रू काम कर लिया सारा। अब जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद वो जो बच्चा था, वे दोनों अंग्रेज, और वो बच्चा काला पैदा हो गया। अब उनको लग गया भाई अब जाके दुनिया को क्या बताएंगे, हमारा है, क्योंकि अलग से दिखेगा। तो वे चुपचाप देश छोड़ के भागे एकदम से। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन आ गया भारत सरकार के सामने कि उस बच्चे का क्या किया जाए। तो भारत सरकार ने जैसे ही ये सिचुएशन देखी, तो एक एक्ट पास कर दिया, सैरोगेसी एक्ट। कानून बनाने की जरूरत महसूस होगी कि यहाँ पे जरूरत है कानून बनाना है। तो विधायी का काम है कानून बनाना, बनता कहाँ है? तो जो केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है अपने संसद में। पार्लियामेंट जो हमारी है, वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी चलते रहते हैं, उसमें बहुत सारे आदमी डिबेट करते रहते हैं। वो डिबेट चलती है कानूनों के ऊपर, कि वो कानून क्या है, क्यों पास होना चाहिए, क्या जरूरत है, सब चीजें अपनी बताते हैं, सब अपने अपने रीजन देते हैं। फिर आखिर में अगर उसके ऊपर मेजोरिटी अच्छी है तो पास हो जाता है। ये सब चीजें समझेंगे कैसे प्रोसीजर होते हैं, कहाँ कहाँ, पूरा सब कुछ आने वाला है। तो लेजिस्लेटिव में सबसे पहली चीज है संसद, और दूसरी चीज है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा के जो कानून है, भारत के जो कानून है, वो बनते हैं संसद में। स्पेसिफिकली अगर किसी स्टेट की बात करें तो हरियाणा सरकार भी अपने अलग से कानून बना लेती है हरियाणा के हिसाब के, उसको कहते हैं
लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। तो हरियाणा के जो कानून बनते हैं वो राज्यों के कानून विधानसभाओं में बनते हैं और देश के कानून संसद में बनते हैं। यहाँ पे अब एक चीज जनरली पूछी जाती है, भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है? मतलब सिंपल सा है भाई, जो कानून बनाने वाले हैं, प्रत्यक्ष का मतलब है जब जनता से पूछ के बनाया जाए कानून, ये कानून बना ले, तो इसका मतलब है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब जनता उसमें सलाह दे और कानून बनाने में मदद करे या अपने हिसाब से कानून बनवाए, चालू करवाए, बंद करवाए। ऐसा एक ही देश है दुनिया में, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। वहां पे जनता की डायरेक्ट भागीदारी है कानून बनाने में। कारण ये भी है कि वहां पे जनता कम है, दूसरा कारण ये भी है कि वहां पे लोग पढ़े लिखे बहुत हैं। पढ़े लिखे इंसानों से क्वेश्चन पूछना समझना आसान होता है, तो ये चीज पाई जाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया भाई, एमएलए एमपी, उनका काम है, हम उन पे पूरा भरोसा मान के चलते हैं। अब बहुत सारे इंसानों को तो पता नहीं होता वोट डाल रहा है इसका क्या मतलब होगा, वो संसद में जाए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके लिए बस वोट डालनी है। तो सिंपल सा है कि हमारे जो कानून है, हमारा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता की डायरेक्ट कोई भागीदारी नहीं होती कानून बनाने में। कानून बनाने में संसद जो है वो अपना काम करती है, वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठे हुए हैं, उनको जो अच्छा लगता है जरूरत के अनुसार कानून बनाते रहते हैं। सैरोगेसी एक्ट है सिंपल, कोई ऐसा अलग से नाम नहीं है, सैरोगेसी का सिंपल एक्ट है। बाद में उसमें जैसे यही किया गया था भाई, कोई बाहर से आ रहा है तो उसका पहले पूरा वेरिफिकेशन वगैरह करवा लो, ताकि ऐसे कोई भाग जाए तो उससे हम कुछ उसको वापस देना बच्चा या फिर जो भी कंपनसेशन वगैरह बनता है, उन चीजों को हम लीगली काम कर सके। अभी कोई आधार है नहीं तो कहां से किसके पीछे भागे, ये चीज के लिए बनाया गया था। ये एक एग्जाम्पल था कि भाई कानून की जरूरत कैसे बढ़ती है उस हिसाब से। जैसे कोई बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, चोरी है ज्यादा बढ़ गई तो चोरी के लिए कानून आ गया, रेप ज्यादा होने लगे तो रेप के लिए कानून, जैसी जरूरत लगती है कि अब ज्यादा हो रहा है तो उसके मामले में आ जाते हैं। इसके बाद अगला जो अंग है सरकार का, उसका नाम है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका। भाई ये कानून तो बन गया, बनने के बाद अब लागू करना पड़ेगा, तो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू करना पड़ता है। तो लेजिस्लेटिव का काम है केवल कानून बनाना, लेजिस्लेटिव के बाद एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम है इस कानून को लागू करना। देखो, अगर हमारे देश में कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष, नाम जिसका चलता है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और जो एग्जैक्टली काम करता है वो है प्राइम मिनिस्टर। उसको सलाह देता है ये काम करना है, ये कानून लागू करना है, कैसे करना है। जो आप फिलहाल अपनी सिचुएशन देख पा रहे हैं, अपनी दुनिया देख रही है, उन सब चीजों में आपको दिख रहा होगा कि कौन कैसा कानून आ रहा है, कैसा बन रहा है, कैसे लागू होता है। प्रैक्टिकली देखो थोड़ा सा, जब उन चीजों को देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कार्यपालिका का मतलब क्या होता है। तो प्रेसिडेंट, हमारे देश का कोई भी कानून बनेगा संसद में, जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो हमारे देश में लागू नहीं हो सकता। तो भारत के जितने भी कानून है वो एग्जीक्यूट होते हैं प्रेसिडेंट के नाम से। उसके लिए सलाह जो देता है वो जनरली प्राइम मिनिस्टर देता है। वो सब चीजें जब प्राइम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसके बाद दूसरे, अगर किसी स्टेट की बात है तो स्टेट में कानून लागू होते हैं गवर्नर के नाम से, राज्यपाल के नाम से। तो भारत में, देश में राष्ट्रपति के नाम से, और राज्य में राज्यपाल के नाम से कानून लागू होते हैं। जो भी कानून उन्होंने लागू करना है, जब तक उसका साइन नहीं होगा तब तक कानून लागू नहीं होगा। यहाँ पे सलाह देने वाला सीएम है, इनका भी अलग से एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है। तो एग्जीक्यूटिव ये है। तीसरा जो बनता है उसको कहते हैं जुडिशरी। ये भी एग्जीक्यूटिव कई प्रकार की होती है, अभी इसको हम डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, अभी हम बेसिक सा बात समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। ये जीरो से अगर शुरू करें तो कैसे एक एक बात को समझा जाए, हर शब्द पे फोकस करना है, शब्द समझ में आएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका हुई। अब जो कानून बन गए हैं, कानून जो बनाया गया, उस कानून के अंदर कोई दिक्कत भी आ सकती है, वो कानून कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, वो कानून गलत भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कानून ही गलत बना दिया, भाई 800 इंसान है, पागल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, दारू पी के बैठ गए एक दिन शाम नगाज देखें भारत में क्या कानून बनाना है, तो सीधा सीधा खेला, कुछ भी बनाया जा सकता है, बनाने को क्या है। तो सिंपल सा मतलब है, जुडिशरी जो है वो क्या करती है, अगर कानून गलत है, हमारे देश की बात कर रहे हैं, अगर कानून गलत है तो उसको रद्द कर सकती है, ओमिट कर सकती है, रिपील कर सकती है, बंद कर दिया भाई ये कानून गलत है। जैसे हमारे देश में कानून बना रहे भाई कि ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है,
सबके नाक पे मुंह पे एक मशीन लगेगी, एक ऐसा मास्क लगेगा, तो मास्क का वैसे भी ट्रेंड चल रहा है, ऐसा मास्क लगेगा कि आपको 1 मिनट में 5 बार सांस लेने देगा। ऐसा कानून हमारे देश में नहीं बना जा सकता, क्योंकि ये कानून जो है हमारी बेसिक नीड, हमारी प्राकृतिक जो जरूरतें हैं उसके खिलाफ है। तो जुडिशरी इसको रद्द कर देगी। तो जुडिशरी क्या करती है? सबसे पहले कानून की व्याख्या करती है। 3 मेन काम करती है जुडिशरी। कानून की रक्षक है ये। कानून कुछ बन गया, गलत बना, ठीक बना, उसकी रक्षा करने की काम। तो कानून की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन देती है उसकी। किसी कानून में कोई बात है, शब्द है, उसका मतलब क्या होता है। कई एक बात के कई मतलब होते हैं। कई बार हम कोई बात बोलते हैं, उसके कई मतलब होते हैं। कहते हैं ना डबल मीनिंग बात कर रहा है, डबल मीनिंग का मतलब उसके कई मतलब निकलते हैं। मैटर करता आप कौन सा मतलब पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी कानून के अंदर कोई शब्द है, कोई बात है जहां पे उसके कई मतलब निकल सकते हैं, तो हमारे देश की जुडिशरी है वो इस बात पे डिसाइड करती है कि उसका मतलब हम क्या लेंगे। ये बात जुडिशरी बताती है। तो कानून की व्याख्या करना, कोई कानून गलत है, संविधान की व्याख्या करना, ये जुडिशरी करती है। दूसरा, कानून की रक्षा करना, भाई कोई गलत कानून ना बना दे, तो उस कानून की रक्षा भी जुडिशरी करती है। इसके बाद तीसरी जो चीज है वो है कानून की एक तरीके से, अब बैठे बैठे भाई इतने जज बना लिए हैं, तो न्याय करने का काम भी जुडिशरी करती है। तो न्याय करना, साथ में रक्षा करना, ये सब जो काम है, हाँ सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, हाई कोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट अगर गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, गलत बात कह देते हैं, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। एक बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद दिए हुए फैसले को बदल सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार फैसला दे दिया तो फाइनल है। कल को उनका मूड बदल गया, अगले आने वाले जज होगा कि नहीं उस टाइम पे गलत बोल दिया था। तो आर्टिकल भारत के संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है कि हम चाहें तो अपना फैसला बदल सकते हैं। बस फर्क ये है कि फैसला देने वाले अगर 5 थे तो 7 बदलेंगे, 9 बदलेंगे। उसकी जो बेंच होगी उससे बड़ी बेंच उसको बदल सकती है, उससे छोटी बेंच उसको बदल नहीं सकती। बस ये ध्यान रखना है, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट कानून रद्द कर सकती है, हाँ बिल्कुल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून गलत बन जाए तो रद्द कर देती है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नया कानून उसके लिए व्याख्या ही बदल देती है। इसका मतलब यहाँ पे ये लिखेंगे, कानून को बंद भी कर सकती है। बहुत सारी व्याख्याएं की हुई है आज तक सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके हिसाब से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बंद किए हुए हैं, संविधान संशोधनों को रद्द किया हुआ है। जैसे एक संविधान संशोधन है हाल ही में हुआ था, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। करंट में है तो थोड़ा सा मतलब है तो लगभग 5 साल पुराना, लेकिन फिर भी एक तरीके से हाल ही का हमारी जिंदगी का है। मतलब हम ऐसे आदिम मानव तो है नहीं, तो इसी टाइम पे हमारे सामने ये घटनाएं घटी हैं। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारे देश में। उसके थ्रू हमारे देश में एक नई व्यवस्था लाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये भारत के संविधान में जोड़ा गया था, एनजैक। तो इस 99वें संविधान संशोधन में एनजैक जो जोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा क्योंकि इस एनजैक में जो कानून थे, जो व्यवस्था थी, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज फिलहाल ये डिसाइड करते हैं, कोलेजियम व्यवस्था होती है एक, उसमें 4 जज बैठते हैं, ये डिसाइड करते हैं कौन इंसान जज बनने लायक है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उस कोलेजियम व्यवस्था को बंद करके ये लाया जा रहा था। इसमें जुडिशरी के अलावा भी तो केवल जुडिशरी के बैठते हैं, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव को भी शामिल किया गया था। तो उनको लगा कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो कानून है ये हमारी कहीं ना कहीं, ये लगा लो भाई कि संविधान की कोई मतलब उनको व्याख्या उन्होंने जो की, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये गलत है, हमारे देश में लागू नहीं हो सकता। तो एनजैक को उन्होंने रद्द कर दिया। आज के दिन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 99वां जो संविधान संशोधन है, वो हमारे देश में लागू नहीं है। आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको मिल जाएगा। इसको रद्द घोषित 2-3 महीने हुए थे लागू हुए, तभी साथ में बंद कर दिया था। एनजैक आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑडियो इज नॉट अवेलेबल। और किसी को प्रॉब्लम है भाई ऑडियो में? ये गैलेक्सी टैब ए, और किसी को कोई दिक्कत हो ऑडियो में? ओके ओके, मतलब ऑडियो आ रही है, ठीक है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं, देखो हमें थोड़ा सा समझ लिया कि भाई बेसिकली एक, वो थोड़ी सॉरी, एक जो हिस्सा था वो देखा था मीडिया। मीडिया क्या करता है? चौथा स्तंभ है सरकार का। भाई सरकार कुछ करे, गलत करे, ठीक करे, तो मीडिया क्या करती है?
उनको ठीक करने के लिए मजबूर करने वाली बात है कि भाई अगर कोई इंसान ये समझ ले कि भाई मैं तो जज हूँ, मैं तो एमएलए हूँ, एमपी हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत कुछ है। क्योंकि हमारे देश की जो अंतिम ताकत है वो जनता के पास है। तो मीडिया क्या करती है, जो ये हरकतें करते हैं उन हरकतों को जनता को दिखा देती है, जिससे इनके ऊपर एक कहीं ना कहीं लगाम कसी जाती है ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी जेल में जाते हैं, कारण है मीडिया। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब एक बार कैमरे में कैद हो जाती हैं उसके बाद उन चीजों को बदला नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं मीडिया इस चीज को बहुत रोल प्ले करता है, तो इसीलिए सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। संप्रभुता है, इसके बारे में बता देता हूं एक बार। संप्रभुता दो प्रकार की होती है, ये भी थोड़ा समझ लो। सोवरेनिटी टू टाइप की होती है। एक टाइप है सोवरेनिटी का, उसको कहते हैं इंटरनल, आंतरिक। मतलब हमारे देश के अंदर कहां कहां क्या क्या हो रहा है, अंदर क्या होगा, ये बात डिसाइड करने का काम है। ठीक है। तो संप्रभुता जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल, मतलब आंतरिक संप्रभुता, एक्सटर्नल। मतलब बाहरी का मतलब है सिंपल सा कि हम हमारे देश के संबंध किसके साथ कैसे रहेंगे, अच्छे किसके साथ रखेंगे, बुरे किसके साथ रखेंगे, वो एक तरीके का कहलाता है बाहरी संप्रभुता, मतलब एक्सटर्नल सोवरेनिटी। अब देखो सिंपल सी बात बताता हूं। आपके घर में एक देश चल रहा है, आपको यकीन नहीं हो रहा, समझाता हूं। आपके घर की एक पर्टिकुलर जमीन है, भूभाग है, उसके अंदर रहने वाले आप हैं, आपका परिवार है, जो भी फैमिली मेंबर है, जनसंख्या है। उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार है। सरकार का मतलब मम्मी पापा, ये डिसाइड करते हैं। सरकार में मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, तो पापा बनाते हैं कानून। घर में किसका क्या कानून चलेगा, कौन कितने बजे आ जाना चाहिए घर पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये बात डिसाइड करते हैं पापा। फिर पापा चले जाते हैं जनरली जॉब पे। अगर एक ये मान के चले कि मम्मी घर पे रहती है, तो फिर मम्मी का काम क्या है, कानून को एग्जीक्यूट करना। और अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो शाम को फिर जुडिशरी बैठ जाती है, पापा किसने क्या किया था। इसके बाद संप्रभुता, घर में क्या होगा ये बात डिसाइड करेंगे मम्मी पापा। घर से बाहर किसके साथ बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना, किस रिश्तेदार के घर जाना है नहीं जाना, ये सब बातें भी मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। तो घर नहीं मतलब पूरा देश है वो। तो अपने घर के अंदर सोच के चलना, ये चीजें हमारे घर पे भी मिलती हैं। अगर बात आती है एक देश और एक राज्य में क्या फर्क होता है, अब हमारे देश की अगर बात करें तो हमारा देश के अंदर क्या हो रहा है ये बात हम डिसाइड करते हैं। देश के बाहर किसके साथ क्या करेंगे ये भी हम डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में, हरियाणा के अंदर क्या होगा ये बात डिसाइड हरियाणा सरकार करती है। क्योंकि हरियाणा की एक खुद की भूभाग है, खुद का पॉपुलेशन है, हरियाणा की जो जनता है उसके पास हरियाणा सरकार भी है। चौथी जो चीज बच गई वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का हाफ हिस्सा है आंतरिक संप्रभुता तो है, बाहर किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखने ये बात हरियाणा सरकार डिसाइड नहीं कर सकती। अगर ये जिस दिन डिसाइड करनी शुरू कर देगी उस दिन हरियाणा को देश की संज्ञा मिल जाएगी। तो संप्रभुता भी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्वेश्चन आता है हरियाणा के पास निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं है, तो ऑप्शन देता है भूभाग, जनता, आंतरिक संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता। तो आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडरस्टूड। तो ये है हमारे देश में। अभी आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा सस्पेंस बना के चलते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम उस डायग्राम को समझेंगे जिससे आपको संविधान याद होगा। आपको संविधान के 22 भाग चुटकियों में याद हो जाएंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको सेकंडों में याद हो जाएंगे और आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। अंदाजा लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि क्वेश्चन आ रहा है तो ये किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको कोई डाउट हो इस सेक्शन में जो भी हुआ है वो आप पूछ सकते हैं। तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो या कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं फिलहाल आपके मैसेजेस का वेट कर रहा हूँ।